मैं राकेश कुमार आज के सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत वर्चुअल स्कूल ऑफ गया में पुनः स्वागत है। आज के सेशन में विश्व इतिहास के जो कुछ विषय हैं वर्ग 11वीं के, उसके जो अध्याय हैं तो कुछ ब्रीफ करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि 4 अनुभाग में पूरे पुस्तक को बांटा गया है। पहला जो पुस्तक है वो है आपका प्रारंभिक समाज का अनुभाग, दूसरा अनुभाग है आपका साम्राज्य, तीसरा है बदलती परंपराएं और चौथे अनुभाग पे आज मैं आया हूं और उस चैप्टर का नाम है औद्योगिक क्रांति। तो जैसा कि आपने औद्योगिक क्रांति का नाम सुना है तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साम्राज्य के बाद आया था बदलती परंपराएं। बदलती परंपराएं के अनुभाग में जो 3 चैप्टर थे, वर्ग 3 और बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं और उसके बाद संस्कृतियों का टकराव, तो उसमें आप लोगों ने सीखा है कि किस तरह से एक देश दूसरे देशों के ऊपर या फिर एक देश दूसरे देशों में अपना उपनिवेश स्थापित किए, किस तरह से संस्कृतियों का टकराव हुआ। तो इसको आप लोगों ने बखूबी अध्ययन किया है और समझा है कि कैसे एक देश, जैसे मुख्य जो देश थे आपके यूरोप के देश, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन का उपनिवेश स्थापित हुआ था अमेरिकी महाद्वीप में, जिसमें कि शामिल था उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः जो बातें बताई गई थी, जो मैक्सिको की खाड़ी है, जो मध्य अमेरिका का पार्ट है, उसमें आप लोगों ने देखा था कि एज़टेक सभ्यता का विकास कैसे हुआ था और उसके जस्ट नीचे में माया सभ्यता का विकास और फिर पेरू में इंका सभ्यता का विकास कैसे हुआ और किस तरह से यूरोपवासी या कहें तो स्पेन के लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जो कि आप पिछले अध्याय में आप सीख चुके हैं। तो इसी कड़ी में और इसी का जो अनुक्रमांक है या क्रमवार जो अध्ययन हम आप लोगों को करवाने जा रहे हैं, जो है अगला अनुभाग जो आपका है उसमें है आधुनिकता की ओर, अनुभाग का नाम है और उसमें पहला जो चैप्टर है वो है आपका औद्योगिक क्रांति। तो आज के सेशन में औद्योगिक क्रांति से संबंधित जो कुछ विषय हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और सीख पाएंगे कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति हुई। तो इसको मैंने 2 भागों में विभाजित करके, एक भाग जो भाग 1 है उसको मैं आज प्रस्तुत करूंगा और उसमें आप देख पाएंगे कि किस विषय बिंदु के अंतर्गत क्या क्या हमें अध्ययन करना है और क्या क्या हमें सीखना है। तो चले हम सीखते हैं सबसे पहले कि इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो जो पहला बिंदु है वो सीख पाएंगे हम लोग औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि और शहर, व्यापार और वित्त। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है उसमें हम लोग सीखेंगे कोयला और लोहा। चौथा जो बिंदु है कपास की कताई और बुनाई और 5वां भाप की शक्ति, 6ठा नहरें और रेल और 7वां आविष्कार करने वाले कौन लोग थे। इनकी समझ आज हम लोग विकसित करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ और किस तरीके से आगे ब्रिटेन को आगे बढ़ाया और आधुनिक तरीकों में कैसे हम उसको आगे ले गए, इसकी समझ हम लोगों को आज विकसित करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं हम, आपके जो पहला है विषय बिंदु वह है आपका औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि। तो जैसे कि आप एक डायग्राम है आपके स्लाइड में, उसको आप देखें और समझें कि 1770 से 1850 के बीच प्रथम औद्योगिक क्रांति हुई और कहाँ हुई? ब्रिटेन में हुई और ब्रिटेन से यूरोप में फैला और यूरोप से फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला। और इसको आप यदि ध्यान से देखें तो 1770 से 1850 ईस्वी के बीच जो औद्योगिक क्रांति उसको प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा गया और मुख्यतः यह ब्रिटेन से प्रारंभ हुआ और यूरोप में फैला और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला। और जैसे ही आप जब दूसरी औद्योगिक क्रांति के बारे में समझेंगे कि 1850 के बाद, तो ऐसा देखने को मिलता है कि ब्रिटेन में तो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, लेकिन उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी में इसका आविष्कार हुआ और तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुए दूसरी औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत। इसमें देखेंगे क्या कि पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा है या सीखा है कि फ्रांस और पुर्तगाल के द्वारा किस तरह से मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए गए और साम्राज्यवाद की स्थापना हुई और वहाँ पर कैसे कच्चे मालों को प्राप्त करने के लिए, कृषि उत्पादों को प्राप्त करने के लिए किस तरह से वहाँ की जो सभ्यता थी, स्थानीय सभ्यता, उसको नष्ट किया गया और वहाँ के जो
मुख्य जो कृषि संसाधन थे उसको वहाँ पर उपजा करके वहाँ से आर्थिक उपार्जन किए गए और अपने देश में लाए गए। और इसी तरीके से यह देखने को मिलता है कि औद्योगिक क्रांति का वहाँ से एक पृष्ठभूमि तैयार हुआ कि अब एक देश का दूसरे देशों में उपनिवेश स्थापित होने लगे और उसके आधार पर जो वहाँ पे खनिज के संसाधन थे या फिर कहें तो कृषि के जो संसाधन थे, वहाँ के जो आर्थिक उपार्जन अपने देशों में लाया जाने लगा। और इस स्थिति में वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी, जैसे कि यूरोप के देशों का, वह सुदृढ़ होने लगी और व्यापार तीव्र गति से बढ़ने लगे। और जब तीव्र गति से व्यापार बढ़ने लगे तो वहाँ पर औद्योगिक आवश्यकताओं की जो अपेक्षा थी वो प्रारंभ हो गई और इस तरीके से कई आविष्कार हुए और यही आविष्कार औद्योगिक क्रांति का एक पृष्ठभूमि बना। और आगे इसके अंतर्गत देखते हैं तो हम लोग पाते हैं क्या कि इसके अंतर्गत जो औद्योगिक विकास हुए, जिससे कि शहरों की जो शहरीकरण की गति हुई वह बहुत ही तीव्र हो गई और व्यापार और वित्त के भी जो संसाधन थे वह तीव्र गति से बढ़ने लगे। तो इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत आपने सीखा कि किस तरह से यूरोप में ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल में अन्य भौगोलिक खोजों की सहायता से, यानी कहा जाए तो 17वीं शताब्दी से प्रारंभ 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गई और इस अनुभाग में आपको 1700 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक के काल की अध्ययन करना है। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई उस पर विशेष तौर पर चर्चा की गई है और इसमें पृष्ठभूमि को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ें कि किस तरह से जब भौगोलिक खोजें हुई तो दूसरे देशों की खोज की गई और वहाँ की आर्थिक संसाधनों का दोहन करके अपने देशों में लाया गया और व्यापार की जो व्यवस्था थी वह विकास, व्यापार के अंतर्गत जो विकास हुए वह उसमें तीव्र गति से विकास हुआ और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई उसको हम अगले बिंदु के अनुसार से समझते चलेंगे। तो यहाँ यही कहा जाए कि पृष्ठभूमि तैयार होने का मतलब यही था कि विभिन्न देशों के साथ इनका संपर्क स्थापित हुआ, उपनिवेश स्थापित किए और यहीं से औद्योगिक क्रांति का विस्तार या विकास संभव हो सका। तो इसके अंतर्गत आप देखें तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का जो शब्द देने वाले लोग हैं तो फ्रांस में थे जॉर्जेस मिशेल और जर्मनी में थे फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। लेकिन सर्वप्रथम अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नामकरण कौन किया? अर्नाल्ड टॉयनबी ने किया। और यहाँ देख सकते हैं कि अर्नाल्ड टॉयनबी का जो कार्यकाल है 1852 से 1883 ईस्वी के बीच में है। और यहाँ पर टॉयनबी ने क्या किया था कि उस समय जॉर्ज तृतीय का शासन था और टॉयनबी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दी थी कि द लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड पॉपुलर एड्रेसेस था। इनको बाद में जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनको लेखों को छापा गया था इस नाम से, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, और यह बहुत चर्चित रहा था। और इसके माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया था कि किस तरह से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसी के आधार पर आगे चल करके जो कुछ आगे बातें आई औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत, उसमें थे नई जो इतिहासविद हुए जिसमें टी.एस. एस्टन, पॉल मंटू, एरिक हॉब्सबॉम ने इन्हीं के आधार पर वहाँ जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के जो विकास हुए थे तो इनके आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तकों में व्याख्या की, लेखों में व्याख्या की और समझ में आया कि किस तरह से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति संभव हुए। अब इसके माध्यम से आप इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन और मनन करें कि किस तरह से उद्योगों का निर्माण हुआ और जो वस्तुओं का उत्पादन था वह उद्योगों में तीव्र गति से और अधिक मात्रा में उत्पादित होने लगे और एक तरह से क्रांति आई। जो उत्पादन का क्षमता था वो निम्न था, वो अत्यधिक हो गया और क्वालिटी में भी, गुणवत्ता में और क्वांटिटी, गुणवत्ता के रूप में भी और संख्यात्मक रूप में भी इसमें वृद्धि आई। और किनके कारण आई? इन उद्योगों के स्थापित होने के कारण आई। तो इन उद्योगों के स्थापित होने के कारण वस्तुओं के उत्पादन में और वितरण में और गुणवत्ता में जो सुधार आए और इसी तरह के सुधार को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उद्योगों का निर्माण हुआ, किस तरह से उद्योगों का विकास हुआ और किस तरह से उद्योगों के विकास होने के कारण वस्तुओं का निर्माण में गुणवत्ता भी आया और अधिक मात्रा में, कम समय में अधिक मात्रा में उत्पादन प्रारंभ हुए, जिससे कि व्यापार संभव हुआ। और यही कारण बना कि ब्रिटेन के हिस्सों से ही औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। इसमें और देख सकते हैं, इसके बारे में तो मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके इस डायग्राम को समझते हुए अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हैं मैं आपको इसमें चर्चा कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि इस जो डायग्राम है को आप डाउनलोड करके स्वयं अध्ययन करेंगे और इस पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के सभी, जैसे परिचय है आपका, ब्रिटेन से ही क्रांति की शुरुआत होने का कारण क्या रहा, औद्योगिक क्रांति के परिणाम, आर्थिक परिणाम क्या निकले, सामाजिक परिणाम क्या निकले, राजनीतिक परिणाम क्या निकले, वैचारिक परिणाम क्या निकले और औद्योगिक क्रांति में सहायक जो रहे प्रमुख आविष्कार, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो औद्योगिक क्रांति से संबंधित करीब करीब सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों का उत्तर या सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। तो अभी मैं आपको इतना करने के बाद मैं अगले विषय बिंदु पर चलता हूं कि आखिर क्यों ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति संभव हुई। क्यों? प्रश्न उठ सकता है, आपके मन में जिज्ञासा उठ सकती है कि उस समय स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल भी इस भौगोलिक खोजों में शामिल हुए थे और उनका प्रयास रहा था कि दूसरे देशों में उपनिवेश स्थापित करके अपने व्यापार को बढ़ाया जाए या बढ़ावा दिया जाए। तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति संभव हुई। तो यहाँ पर देखा जाए और इस चैप्टर के अंतर्गत आपको भी समझाने का प्रयास किया गया है और यह अक्षरशः सत्य है कि आखिर ब्रिटेन में ही क्यों औद्योगिक क्रांति हुई। तो इसके पीछे कुछ कारण रहे जिसके कारण ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुए। तो उसके जो कारण हैं, आप 18वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ और को प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुई। तो 1760 ईस्वी से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। और औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब, जैसे पहले हम लोगों ने सीखा औद्योगिक क्रांति कहा किसको गया, तो उद्योगों का निर्माण हुआ और उद्योगों के निर्माण होने से वस्तुओं का उत्पादन में, वस्तुओं की क्वालिटी में कुछ अधिक तीव्र गति से विकसित होने लगे। तो इस तरह की क्रांति को औद्योगिक क्रांति कहा गया। और ब्रिटेन इसमें इसलिए शामिल हुआ, प्रथम बार इसलिए यहाँ पर हुआ क्योंकि यहाँ उद्योग स्थापना के लिए जो प्रयुक्त परिवहन क्षेत्र था, या फिर कहा जाए कि वहाँ के जो वित्त थे, वहाँ के जो शहरीकरण की व्यवस्था थी और वहाँ जो सस्ते वस्तुओं का जो निर्माण होता था, उसकी ढुलाई, परिवहन की व्यवस्था अन्य देशों की अपेक्षा सस्ती थी। और यदि आगे हम इस चैप्टर में बताएंगे कि किस तरह से कोयले का ढुलाई में सभी देशों के अनुपात में यहाँ सस्ता परिवहन के द्वारा इनको पहुंचाया जाता था। तो इस तरीके से देखें तो सस्ता होने के कारण या लोहा और कोयला का जो उपयोग था वह सहज और सरल तरीके से होने के कारण यहाँ पर उद्योगों का स्थापना सरलता से होना शुरू हो गया। और इसी प्रकार इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो सबसे पहले तो उद्योग की स्थापना में परिवहन की आवश्यकता होती है, वहाँ पर्याप्त श्रमिक लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त धन की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इन क्षेत्रों में जो यहाँ की व्यवस्था थी वह पूरी तरह से इसके अनुकूल थी, जिसके कारण इंग्लैंड में ही, ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। और इसको और यदि विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं या फिर इसके अंदर जो पुस्तक हैं उसको आप अध्ययन करके विस्तार से समझ सकते हैं। लेकिन जो मुख्य कारण रहा कि यहाँ सहजता से कोयला, लोहा और परिवहन का और धन और वित्त का जो मामला था, जो विषय थे, वह बहुत ही सरल तरीके से यह अनुकूल था इस जगह के अनुसार, इसके जलवायु के अनुसार, यहाँ की स्थिति, भौगोलिक परिवेशों के अनुसार। तो इसी कारण से ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति संभव हुए। अब इसको देखा जा सकता है, एक तालिका बनाया गया है जिसमें
कारण बताया गया है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का कारण क्या बना। तो जनसंख्या में वृद्धि हुई, अच्छी परिवहन व्यवस्था थी, बैंकों की भूमिका बहुत ही अच्छे तरीकों से किया जा रहा था, रेल परिवहन का विस्तार हुआ, लंदन का महत्वपूर्ण नगर तथा व्यापार का केंद्र बनना, कोयला और लौह अयस्क की उपलब्धता, सीसा, तांबा और रांगा की उपलब्धता। इन्हीं कारणों के कारण जैसे स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल में भी हो सकता था औद्योगिक क्रांति, जर्मनी में भी हो सकता था औद्योगिक क्रांति, लेकिन इन सुविधाओं का वहाँ पे अभाव था और इसके जो औद्योगिक विकास होने के जो अनुकूल माहौल होने चाहिए थे, वातावरण होने चाहिए थे, वह वहाँ पर संभव नहीं था। और इन सुविधाओं के कारण ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की प्रारंभ हुई और यहीं से फिर पूरे यूरोप में फैला और यूरोप से दक्षिणी अमेरिका में वह विस्तार रूप ले पाया। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में, ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की जब चर्चा करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में तीव्र गति से आविष्कार हुए और औद्योगिक क्रांति का विस्तार तीव्र गति से होता गया। अब देखें, अब इसी के क्रम में हम लोग को आगे अध्ययन करना है कि किस तरह से व्यापार, शहर, वित्त और व्यापार औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने में मदद किया। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे शहर। तो जब देखेंगे कि यूरोप में सबसे बड़े शहरों का गिनती जब हुआ था उस समय के तत्कालिक समयों में, तो 19 शहर थे, जिसमें ब्रिटेन में 11 शहर थे जो बड़े शहरों के रूप में गिने जाते थे, जिसमें लंदन एक सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। और इसी तरह से आप देखते हैं कि 3 वर्ग जब आप पढ़े होंगे पिछले अध्याय में, तो उसमें सामंत का, और पहले तो पहला वर्ग था पादरी वर्ग था, दूसरा सामंत था और तीसरा था किसान। तो सामंत वर्ग का क्या काम था कि उन्होंने भूमि का अधिग्रहण करके उस पर किसानों के द्वारा कृषि करवाते थे और किसानों के जो आधिकारिक अधिकार क्षेत्र थे उसका वो हनन करते थे। तो वहाँ कृषि पर आधारित व्यवस्थाएं चलती थी और पूर्णतः 1760 ईस्वी से पहले ब्रिटेन जो था या इंग्लैंड जो देश था वह पूर्णतः कृषि पर आधारित था। और यहाँ पर क्या हो रहा था कि मजदूरों की जो व्यवस्था थी उसमें दिन प्रतिदिन ह्रास हो रही थी और मजदूर जो थे शोषण के शिकार हो रहे थे। तो बहुत सारे मजदूरों का यह अपना कहिए तो वहाँ पर विवेक जागृत हो चुका था, तो वो कृषि छोड़ करके अन्य औद्योगिक या फिर अन्य कामों को अपनाना शुरू कर दिए थे। और यही कारण बना कि जो वहाँ कृषि में जो शोषण के शिकार हो रहे थे लोग, वो कृषि क्षेत्र छोड़ करके शहरों की ओर बढ़े और यही कारण से शहरों की जो जनसंख्या थी वो बढ़ने लगी। और जब शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी तो शहरों की संख्या भी बढ़ने लगी। और इस आधार पर यदि देखा जाए तो यूरोप में 19 शहर जो गिनाए जाते हैं उसमें से ब्रिटेन में ही 11 शहर थे। तो इस तरह से शहरों का विकास हुआ और शहर के विकास होने के कारण वहाँ पर व्यापार के केंद्र बने, क्योंकि वहाँ जब देखा जाए तो आप नक्शा के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूरोप के देश उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और फिर कई महादेशों में महाद्वीपों में अपना वो उपनिवेश स्थापित किए थे, साम्राज्य का विस्तार किया था। और इन्हीं त्रिकोणीय क्षेत्रों में, जैसे कि आप यूरोप से चलें तो उत्तर की दिशा में, आप पश्चिम की दिशा में उत्तर की ओर तो आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ यदि आ जाएं आपको यूरोप के दक्षिणी छोर पर तो अफ्रीका महाद्वीप है, उन क्षेत्रों पर उनका खनिज कृषि संसाधनों पर अपना अधिकार हो गया था साम्राज्य विस्तार के दौरान या उपनिवेश स्थापना के दौरान। तो वहाँ से ही इन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ और त्रिकोणीय व्यापार व्यवस्था के कारण यहाँ के जो व्यापार थे वो समृद्ध हो गए। और ऐसा देखने को मिलता है कि फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन की तुलना में ब्रिटेन में व्यापार की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी और एक समय ऐसा भी आया कि पूरे विश्व में व्यापार का केंद्र रहा आपका ब्रिटेन, समझ गए। और जब आप हम लोग जो इंडिया के लोग हैं वह भी किसके उपनिवेश थे यहाँ पे स्थापित, पहले तो आए डेनमार्क आए, फिर पुर्तगाली लोग आए, फिर ब्रिटेन के लोग आए, फ्रांस के लोग भी आए, लेकिन अंतिम तौर पर यदि यहाँ उपनिवेश जो स्थापित हुआ वो ब्रिटेन लोगों का ही हुआ। और
उन्हीं लोगों के अंतर्गत हम लोग उपनिवेश जो था यहाँ, यदि आप देखेंगे भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो किस तरह से उन लोगों के द्वारा हमारे आर्थिक संसाधनों का दोहन किया गया, उसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे भारत के इतिहास के अंतर्गत। तो देख, इसी क्रम में व्यापार का जो वृद्धि हुआ बहुत तीव्र गति से हुआ। और वित्त के मामले में चलेंगे तो वित्त में होता है कि बैंकिंग प्रणाली की व्यवस्था जो होती है यहाँ थी, धन जो व्यवस्थित रूप से उद्योग को दिए गए या फिर व्यापार करने के लिए व्यापारी वर्ग को दिए गए, तो बैंकिंग व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो इसमें देखा जाए तो ब्रिटेन में बैंकिंग व्यवस्था बहुत सुदृढ़ तरीके से चल रही थी। यदि यूरोप में 600 बैंक थे तो लंदन में सिर्फ लंदन में 100 बैंक स्थापित थे। तो इससे पता चलता है क्या कि यहाँ की जो व्यवस्था थी वित्त के मामले में भी बहुत सुदृढ़ थे और लोगों को उद्योग करने के लिए पैसे उपलब्ध किए जाते थे और व्यापार करने के लिए भी पैसे उपलब्ध किए जाते थे। तो इस तरीके से उनका एक अनुकूल माहौल बना उद्योगों को स्थापित करने में। अब हम चलते हैं इसमें कौन कौन सी भूमिका निभाया गया उद्योग के वृद्धि में। तो यहाँ देख पाएंगे कोयला और लोहा की चर्चा की गई है। यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया उद्योगों को बढ़ाने में, उद्योगों को विकसित करने में। तो कोयला और लोहा, यहाँ क्या होता था कि कोयले से लोहे का निर्माण होता था और यहाँ पर्याप्त मात्रा में खनिज थे और खनिज की आवश्यकता पड़ी तो उपनिवेशों के माध्यम से वो खनिज यहाँ पर लाना प्रारंभ किए। तो पहले जो परंपरा थी कि वह लकड़ी के कोयले से लोहे का निर्माण होता था, जिसमें कि उच्च तापमान की आवश्यकता होती थी। तो उस समय अच्छे क्वालिटी का लोहा का निर्माण नहीं हो पाता था। लेकिन 1760 के बाद यदि यह घटना को देखें तो यहाँ पर लकड़ी के कोयले को इस्तेमाल न करके पत्थर के कोयले का इस्तेमाल होना प्रारंभ हुआ और यह कारण बना कि ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का निर्माण होने लगा। और पिटवा लोहे में क्या था कि उसको रासायनिक जो उसके अनुकूल रासायनिक जो तत्व थे उसमें मिलावट या मिश्रण करके उसे और मजबूत बनाया गया और शक्तिशाली बनाया गया, जिससे कि पाइप्स वगैरह का, छड़ वगैरह का निर्माण हुआ। तो इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा। दूसरे मामले में यदि देखें तो यहाँ जो व्यवस्थाएं जो दी गई है कि देखिए यहाँ रेल की भी व्यवस्था, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ लोहा परगलन की जो प्रक्रिया थी इसमें बदलाव आए। यही किसके कारण? कोयला के कारण। जो लकड़ी के कोयले से जो हुआ करते थे प्रगलन, वो अब पत्थर के कोयले से होने लगे और उसके तापमान अधिक होने के कारण अच्छे किस्मों का लोहा तैयार होने लगा, जिससे कि आधारिक जो संरचना थे उद्योगों का वह शक्तिशाली हो गया और मजबूत हो गया और इस तरीके से उद्योगों का विकास में इसकी अहम भूमिका रही। अब देखते हैं कि इसमें सर्वप्रथम दिखाया गया है कि पुल लोहे के बनाए गए। जब लोहे उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादित होने लगे तो लोहे के वस्तुएं बनने लगे। लोहे के वस्तुओं में कौन कौन सा था? पुल भी का निर्माण भी लोहा से होने लगा, कुर्सियाँ, अन्य वस्तुएं, पाइप, फिर कहा जाए तो शराब की जो भट्टियाँ बनती थी पहले मिट्टी के बनाए जाते थे या लकड़ी के होते थे, तो लकड़ी का जो होता था वो गल जाता था या जल जाता था। तो अब लोहे के का रूप लोहे के अच्छे उत्पादन के कारण लोहे से उसका निर्माण होने लगा और एक आधारभूत जो संरचना कहा जाए उद्योग का एक लोहा पर आधारित हो गया और लोहा ने ही उद्योग को एक फंडामेंटल जो कहा जाए एक आधारभूत संरचना तैयार करने की जो प्रक्रिया कहा जाए उसको उसने आगे बढ़ाया और बहुत तीव्र गति से उद्योगों का निर्माण संभव हो सका। तो इसमें एक है पीढ़ी के बारे में चर्चा की गई है कि दादा, पिता और पुत्र सभी को अब्राहम डर्बी के नाम से पुकारे जाते थे और सबसे पहले अब्राहम डर्बी ने प्रथम 1709 ईस्वी में इसके द्वारा आविष्कार किया गया था धमन भट्टी का, जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया था जो लकड़ी के कोयले होते थे। उसके बाद जो द्वितीय डर्बी थे उन्होंने पिटवा लोहे का निर्माण किया। तृतीय ने पुल का, तो इस तरह से देखेंगे एक पुल है कोल ब्रुकडेल के पास ढलवा लोहे का पुल है जिसे विलियम्स द्वारा चित्रकारित के तौर पर और विलियम्स के द्वारा ही इसका आधार संरचना दिया गया था और इसके आधार पर इसका निर्माण किया गया था।
इसको समझने के लिए आप कोई भी चित्र को देखें तो उस पर चिंतन और मनन और उसके नीचे दिए गए विवरण को अवश्य पढ़ें और उस पर अवश्य विचार करें कि आखिर यह चित्र के माध्यम से आपको एक दृश्यात्मक रूप दिखाया जाता है कि जो भी उससे वस्तुओं से जो निर्माण हुए वो किस तरह से उसका निर्माण हुआ, किस तरह से उसका उपयोग किया जाता था। तो इससे होता है क्या कि आपके मस्तिष्क में ज़्यादा दिनों तक उसका टिकाव होता है या फिर ज़्यादा दिनों तक आप उसको याद रख सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। फिर एक मानचित्र के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि लौह और अयस्क उत्पादन जो क्षेत्र थे वह उनका क्षेत्र कौन कौन सा था। तो देखेंगे, इसमें देखने से केवल यह नहीं आप पता चल पाएगा कि जो यह ब्लू से क्षेत्र दिखाए गए हैं लौह और कोयला के उत्पादन क्षेत्र थे। तो थोड़ा सा गौर करें तो देखें कि अधिकतर क्या थे, समुद्र से लगे हुए क्षेत्र थे। देखिएगा यहाँ पर कुछ ही क्षेत्र हैं जो कि बीच में हैं और समुद्र से लगे होने के कारण जल परिवहन से वो जुड़े हुए थे। तो यहाँ से कोयला और लोहे की ढुलाई में बहुत सहूलियत होती थी, यानी सस्ते दरों पर कोयले की ढुलाई हो जाती थी और जब इससे लोहे का उत्पादन होता था तो उसको भी दूसरी जगह भेजने में उसे बहुत सहूलियत होती थी। तो इस आधार पर यहाँ सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति होने का कारण भी यही बना कि यहाँ जो जल के परिवहन थे वह बहुत ही सुदृढ़ थे और अच्छे तरीके से थे, जिसको कि हम अगले विषय बिंदु के अंतर्गत समझेंगे। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कोयला और लोहा का जो विस्तार क्षेत्र था वो कहाँ कहाँ था। अब मैंने आपको बताया कि लोहे की कुर्सी बनना प्रारंभ हुए। जिस तरह से आप देख रहे हैं उद्योगों में किस तरह से पाइप है और जो भट्टियाँ बनाई गई है उसमें किस तरह से लोहे का निर्माण किया गया है और लोहे से बना हुआ जो भट्टी है फिर उसमें पाइप का इस्तेमाल हुआ। फिर जब यह छड़ बने तो भवन बनने प्रारंभ हो गए और भवनों से आप देखेंगे इंग्लैंड का जब मानचित्र या फिर इंग्लैंड के जो भवन देखेंगे तो वह बहुत विशाल थे, जिसका कारण यह भी बना कि वास्तुविदों में इसका प्रयोग होने लगा। भवनों में, पुलों में, अन्य जगहों पे लोहे के आविष्कार से, लोहे के मजबूती आ जाने से उद्योगों का विस्तार तीव्र गति से होने लगा। यहाँ पर एक चर्चा की गई है कि 1848 ईस्वी तक यह स्थिति आई कि ब्रिटेन द्वारा पिघलाए जाने वाले लोहे की मात्रा सारी दुनिया की तुलना में बताया गया है, पूरे विश्व के बारे में द्वारा कुल मिलाकर पिघलाए जाने वाले लोहे से अधिक था। अब इस बात को समझिए कि यहाँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि इस समय में 1848 ईस्वी में जो विश्व में लोहे का उत्पादन होता था उसका आधा से अधिक ब्रिटेन में केवल एक देश में होता था। सोच लीजिए। तो यहीं से आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी बड़े पैमाने पर और यहाँ के जो लोहे होते थे वह अन्य देशों की अपेक्षा सस्ते होते थे। इसका कारण यही था कि वहाँ पे श्रमिक भी सस्ते मिल जाते थे, परिवहन में भी उन्हें अधिक खर्च करना नहीं पड़ता था और यही कारण रहा कि उसे इन क्षेत्रों में विकास करने में अहम भूमिका निभाया लोहा और कोयला ने। और इस तरह से आप समझ सकते हैं बातों को कि किस तरह से पूरे विश्व में लोहे के निर्माण में सबसे अधिक, आधा से अधिक ब्रिटेन का योगदान रहा। अब दूसरे विषय बिंदु की तरफ हम चलते हैं, उसमें है कपास की कताई और बुनाई। पहला तो कोयला और लोहा हो गया, दूसरे बाद हम चलते हैं कपास की कताई और बुनाई। इसमें भी एक बहुत तीव्र गति से विकास संभव हुए। इसमें आविष्कार किए गए कुछ लोगों के द्वारा, उसको मैं आगे बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि किस तरह से यह महिला कपास के जो कताई थे यानी धागा बनने का जो तरीका था उसको एक मशीनों के द्वारा किया जा रहा है, इसको दिखलाने का प्रयास किया गया है और वह भी खतरनाक स्थिति में, महिला होते हुए भी। समझ गए? तो इस तरह से कपास, एक चीज़ और इसमें बताया गया है कि जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे जैसे इंडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका तो 1776 ईस्वी में ही वह स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन मुख्य तौर पर भारत से कपास यानी धागे का जो कच्चा माल था वह भारत से निर्यात होता था या भारत अपने उपनिवेश के अंतर्गत उसको अपने देशों में ले जाता था और वहाँ पर उसका कताई और बुनाई करके वहाँ से कपड़ा तैयार करके फिर व्यापार के माध्यम से यहाँ बेचता था। तो इस तरह से यहाँ पर कताई और बुनाई की सहायता से इसने विश्व में
यानी उस समय के संपूर्ण देशों में सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन में भी इसका स्थान रहा। और इसका कारण क्या रहा? यही कारण रहा कि कपास के कताई बुनाई में इसकी जो औद्योगिक तरीके थे वह या औद्योगिक जो तकनीक थे वह बहुत ही सुदृढ़ थे, समृद्ध थे, जिसके कारण उत्पादन में तीव्रता आई। और यह जो आविष्कार हुए हैं इसको बताया गया है और एक तालिका के माध्यम से बताया गया है कि उड़न तुरी करघा का निर्माण या आविष्कार किया गया था जॉन के द्वारा। कताई मशीन का आविष्कारक थे जेम्स हारग्रीव्स। वाटर फ्रेम का आविष्कारक थे रिचर्ड आर्कराइट। और पावर लूम, जो अभी भी पावर लूम का उपयोग वस्त्र बुनने के तौर पर किया जाता है, उसमें एडमंड कार्टराइट थे। और म्यूल पर बहुत चौड़े चौड़े वस्त्रों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, उसको सैमुअल क्रॉम्पटन ने आविष्कार किया था। और इसको यह अनुच्छेद के तौर पर है या तालिका के तौर पर दिया गया है। तो इसको आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ब्रिटेन में किस तरह से कताई और बुनाई के क्षेत्र में आविष्कार हुए और किस तरह से कपड़ा उद्योग में, वस्त्र उद्योग में इसका तीव्र गति से विकास हुआ, इसके अंतर्गत समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से बताया गया है, या मानचित्र के माध्यम से सूती वस्त्रों का उत्पादन क्षेत्र है, इसमें बताया गया है। देख रहे हैं यहाँ भी वही स्थिति है कि समुद्र के किनारे, जल परिवहन के किनारे ही अधिकतर क्षेत्रों का विकास हुआ है। और यहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि 1160 मील तक जल परिवहन था। और जो यह जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक आने में, दूरी से आने में 15 मील से ज़्यादा का दूरी कहीं पर भी नहीं था। तो इस ख्याल से यहाँ जल मार्ग या जल परिवहन अच्छी तरीके से होने के कारण फिर आगे समयों में रेल मार्ग ने भी उसका स्थान ले लिया, जिसको आगे विषय बिंदु के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब है एक भाप की शक्ति। भाप की शक्ति ने भी औद्योगिक क्रांति को बहुत तीव्र गति से बढ़ाया। अब जेम्स वाट के द्वारा वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ और देखा जाए तो बहुत सारे जो आविष्कार हुए एक क्रम में आया है कि 26,000 आविष्कार हुए। समझ गए? इस समय 26,000 आविष्कार हुए और इसमें वाष्प का जो शक्ति था उसको पहचाना गया और उसके आधार पर उद्योगों का निर्माण संभव हुआ। और यह बहुत ही तीव्र गति से मशीनों का संचालित करने में सहायक भी हुआ। और संचालित जब हुए और तो सस्ते हुए, क्योंकि वहाँ कोयला से वहाँ शक्ति का नहीं हो रहा था, जल से शक्ति का उत्पादन होने लगा। यानी एक पिक्चर के माध्यम से मैं बताऊं तो इस पिक्चर के माध्यम से आप सबसे पहले सीखें कि इसमें दिया गया हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर एक घोड़े की 1 मिनट में 1 फुट यानी 0.3 मीटर तक 33,000 उठाने की क्षमता के समकक्ष थी। एक हॉर्स पावर में 33,000 पाउंड यानी कहा जाए 14,969 किलोग्राम का वजन 3 फुट तक यानी 1 फुट तक उठाने का, यानी 0.3 मीटर तक उठाने की क्षमता को 1 हॉर्स पावर कहा जाता है। और इसी से पूरे विश्व में शक्ति की गणना की जाती है, या कहें तो यह शक्ति का यूनिट है, इकाई है। नहीं तो इसको समझें तो इसी के माध्यम से वाष्प की शक्तियों को भी उसे संतुलित करके वाष्प के शक्तियों को समझा गया, आकलन किया गया और अन्य उद्योगों में इसका उपयोग किया गया, जिसमें कि जेम्स वाट ने एक वाष्प इंजन का आविष्कार किया जो कि रेल मार्ग में उसका अहम भूमिका रहा। और फिर आगे चल करके ईंधन वाले जो इंजन थे वो बनने प्रारंभ हुए इसी आधार स्रोत के आधार पर। जैसे कि जेम्स वाट का द्वारा जो प्रथम जो बनाया गया था वाष्प इंजन वो है। और इसमें वाष्प इंजन की सहायता से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से एक वाटर का ट्यूब होता है और यहाँ पे गर्म किया जाता है और गर्म से यह वाटर का जो वाष्प बनता है और यहाँ पे आता है और किस तरह से इस व्हील को आगे घुमाता है, इसके माध्यम से बताया गया है मशीन के माध्यम से। तो इस तरह से जेम्स वाट की जो क्रांतिकारी आविष्कार हुए और जिसने कि उद्योगों में बढ़ावा देने में या फिर परिवहन के क्षेत्र में या उद्योगों के मशीन चलाने में इसकी अहम भूमिका रही। अब नहरें और रेल के माध्यम से इस विषय के अंतर्गत हम समझेंगे कि अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से कोयला, लोहा या कपास के जो उत्पादित वस्तुएं थे, कपड़े, सूती वस्त्र,
तो इसकी सहायता से, नहरों की सहायता से, नहरों का भी मैं एक चित्र बताया हूं मैं आपको, वो बता दूं पहले कि रेल का, देखिए यह रेल इंजन था जो वस्तुओं को ढोने में, यात्रियों को ढोने में यह कारगर सिद्ध हुआ और इसके माध्यम से सस्ते दरों पर एक वस्तु को दूसरे जगह ले जाने में सहूलियत हुई, सहायता मिली, जिससे कि व्यापार के केंद्र विकसित हुए। और इसी तरह से जल मार्गों में नहरों की अहम भूमिका रही कि यहाँ पर नदियों की संख्या अधिक थी और समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ बड़ी बड़ी नावें चल सकती थी, जिसके माध्यम से जल परिवहन विकसित हुए। और जल परिवहन विकसित होने के कारण जो भी आपके जब देखेंगे कि स्पेन और पुर्तगाल और फ्रांस में जो व्यवस्थाएं थी, उससे सस्ती व्यवस्था ब्रिटेन को प्राप्त हो रही थी, जिससे कि जो वस्तु के जो मूल्य होते थे वो सस्ते होते थे, जिसके कारण इसके व्यापार में तीव्र गति से वृद्धि हुई। और दूसरे के तुलना में यह सस्ता सामान होने के कारण यहाँ की जो वस्तुएं थी क्वालिटी में भी सही थी और सस्ते होने के कारण इसका पूरे विश्व पर जो व्यापारिक प्रभाव थे वह तीव्र गति से विकसित हुए। अब देखेंगे कि आविष्कारक कौन थे, लास्ट जो विषय बिंदु है आज के भाग का। तो आप थोड़ा सा मंथन कीजिए कि आविष्कारक जो होंगे, हो सकते हैं वो वैज्ञानिक होंगे या फिर वो रसायन विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का ज्ञाता होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जब अध्ययन करेंगे और पाएंगे तो देखेंगे कि इसमें अधिकतर लोग वैसे व्यवसायी वर्ग से थे जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। जैसे कि इसमें बताया गया है कि आप देख सकते हैं कि अधिकतर आविष्कारक जो थे वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग के अपेक्षा दृढ़ रुचि और जिज्ञासा, यहाँ तक के भाग के बल पर ही हुआ था। कहा जाए तो वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था, लेकिन उनका एक विश्वास था, दृढ़ इच्छा था, या फिर हुआ तो हुआ भाग पर आधारित था। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें और दिया गया है कि इसके विपरीत भाप के इंजनों के क्षेत्र में थॉमस सेवरी एक सेना अधिकारी था, सेना का अधिकारी था, जिसने कि एक इंजन का निर्माण किया। थॉमस जो निकोमेन थे एक लोहार तथा तालासाज थे और जेम्स वाट का यंत्र संबंधी कामकाज की ओर बहुत झुकाव था। लेकिन क्या था, उन सब में अपने अपने आविष्कार के प्रति कुछ संगत ज्ञान अवश्य थे। सड़क निर्माता जॉन मेटकाफ, जिसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों को सर्वेक्षण किया था। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि न ही तो वो वैज्ञानिक थे और न ही वो रसायन शास्त्र और भौतिकी शास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन उनकी एक जिज्ञासा थी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहीं से आवश्यकता आविष्कार की जननी जो कहा गया है, एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो यह कहावत यहाँ अक्षरशः फिट बैठता है, अक्षरशः सही साबित होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय भौगोलिक खोजों के दौरान जो व्यवस्थाएं बनी थी 1492 से प्रारंभ हुई और देखा जाने लगा कि जैसे आप संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आविष्कारों का जब अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि वहाँ किसानों को फसलों से अनाज निकालने के लिए जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, तो देखते देखते के क्रम में मक्का से कैसे निकाला जाए दाना, फिर गेहूं से कैसे निकाला जाए दाना, उन वस्तुओं का या उन मशीनों का आविष्कार हुआ। तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी, फिर बाद में जब रसायन शास्त्र और वैज्ञानिकों की भूमिका रही तो वैज्ञानिक तरीके से फिर मशीनों का आविष्कार प्रारंभ हुआ। लेकिन इस समय में जहां हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें खासतर वैज्ञानिक थे जो उद्योग से रिलेटेड जुड़े हुए थे। कोई बढ़ई थे, कोई नाई का काम करते थे, कोई इतिहासकार या फिर अच्छा दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होना चाहते थे और उन्होंने मशीनों का आविष्कार कर लिया। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने मशीनों का आविष्कार किया। और खास करके यह बिंदु आप लोगों को इसलिए इस पुस्तक में लाया गया है कि आप भी इस बात को समझें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मशीन का आविष्कारक कोई एक वैज्ञानिक ही करे। यदि आपके सामने कोई एक समस्या आती है तो समस्या का निदान आप स्वयं भी कर सकते हैं और इस इतिहास के विषय से आप अपनी समझ विकसित करें कि किस तरह से ब्रिटेन में जब प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके दौरान किस तरह से वहां पर आवश्यकताओं के अनुकूल मशीनों का आविष्कार हुआ और उसने एक ऐसी गति प्रदान की कि उद्योगों का एक
तीव्रता से विकास हुआ जिसको औद्योगिक क्रांति कहा गया। समझ गए? तो आप इस चैप्टर के अंतर्गत आज आप लोगों ने सीखा, क्या सीखा कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। फिर उसके बाद क्या सीखा कि शहर, व्यापार और वित्त की क्या व्यवस्था रही वहाँ पे। फिर आपने सीखा कि कोयला और लोहा ने किस तरह से उद्योग के विकास को अति शीघ्रता के साथ बढ़ाया। फिर उसमें आपने सीखा कपास के कटाई और बुनाई के आविष्कारों ने किस तरह से वस्त्र उद्योग को एक अति शीघ्रता से उसका विकास किया। फिर उसके बाद आप लोगों ने सीखा कि रेल और नहरें जो जल परिवहन के कार्य थे, यही 4 बिंदुओं के कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति संभव हुए। और लास्ट में आपने सीखा कि आखिर आविष्कारक थे वो कौन थे। तो आज के सत्र में मैं आप लोगों को यही शुभकामना के साथ समापन करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे और अपने ज्ञान को समृद्ध बनाएंगे। तो ठीक है, मैं आज के सत्र का समापन करता हूं। धन्यवाद।